गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो ऑसिलेशन का हम लोग आगे का न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ओके, पहले लिखने का कि लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ओके, परफॉर्म्स एसएचएम। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, जो पूछा है उसे हम पहले अंडरलाइन मार देते हैं और देखते हैं क्या दिया है। एक्टिंग ऑन द बॉब, बॉब मतलब जो ऐसा ऐसा होता ना गोल वाला, हाउ, ऑफ मास 50 ग्राम। मास दिया हुआ है बॉस 50 ग्राम, बोले तो 50/1000 kg। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स 3 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट गिवन है मतलब वो भी मीन पोजीशन से, मतलब x। क्लियर है? अब पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स। फॉर्मूला बताओ, रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बताओ। सारा तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, आ जाते हो। क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां x दिया है, अगर अपन किसी तरह से k पता कर ले तो बात खत्म। अब k का फॉर्मूला क्या है भाई? ना भाई k का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर। सर कैसे सर? अबे देखो, ओमेगा स्क्वायर की जगह तुम लिखते हो k बाई एम, तो k का फॉर्मूला क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, अब ओमेगा कहां से पता किया जाए? इट्स वेरी इजी। देखिए, आपको एक सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया है, आप समझ सकते हैं कि आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो आता टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। याद है फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का? तो यहां से अपन टाइम पीरियड निकालेंगे, समझे? टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड कितना निकलेगा? 2 पाई अंडर रूट, लेंथ कितना है 1 मीटर, जी कितना 10 मान लो। ठीक है, उसके अभी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, 10 मत मानो, 9.8 मानो। अब क्या लिखो टी के जगह में? 2 पाई बाई ओमेगा। टी की जगह लिखो 2 पाई बाई ओमेगा। अबे ओमेगा होता है ना 2 पाई बाई टी, तो टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, सही लिखा कि नहीं लिखा? अरे पागल हो गया मैं। हाँ बराबर लिखा मैंने, 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई 9.8। 2 पाई कैंसिल हो गया। इधर देखो ओमेगा नीचे है, 9.8 रूट के अंदर नीचे है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 9.8। ये तो निकल गया। अब ये ओमेगा को इत्थे पुट करो, इत्थे, समझे? और मास भी तुमको दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 5 20 100, 1/20 kg। तो ये वाला फॉर्मूला में तुम क्या करो अब? ये वाला फॉर्मूला में क्या करो अब? रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन को गोली मारो, मास की जगह पुट करो। कहां गया बे? हाँ 1/20 kg। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या लिखोगे? ओमेगा कितना है? अंडर रूट 9.8, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 9.8 इंटू एक्स क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो 3/100 सेंटीमीटर मीटर। अपन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए हैं। तो ये लाल रंग, तो यहां पर क्या करना है? इसको काटो 4.9, और ये जीरो कितना हो जाएगा? 1000। फिर 4.9 इंटू 3/1000 न्यूटन वाट। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं स्टार मार्क दे रहा हूं। बोर्ड में आने का फुल चांस है ये क्वेश्चन का। नया है बॉस, पिछले साल तक ये क्वेश्चन नहीं था। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। बेटा व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? यस, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकेंड टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या करेंगे मालूम? अपन लिखेंगे T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1। अरे 2 पाई कहां गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L1 बाई G1। एक फॉर्मूला अपन लिखेंगे, समझे? और फिर लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 बाई G2। फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम क्या है? अब सुनो ध्यान से, वो क्या बोल रहा? फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। तो तुमको ये बात थोड़ा दिल से समझना होगा कि पहले जब जी, सुनो ध्यान से, पहले जब जी 9.75 था तब भी वो सेकेंड पेंडुलम था।
जब पहले g था 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब भी वो क्या था, सेकंड पेंडुलम था। और जब g हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अबे तब भी तो सेकंड पेंडुलम ही है, तब भी तो वो सेकंड पेंडुलम ही है ना। इसका मतलब टाइम पीरियड फिक्स्ड रहेगा, g कुछ भी हो, g1 मतलब 9.75, g2 मतलब 9.8, g कुछ भी हो, टाइम पीरियड फिक्स्ड रहेगा, मतलब 2 सेकंड ही रहेगा। क्यों? उसने बोला फाइंड द चेंज इन लेंथ, मतलब वो लेंथ के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन सेकंड पेंडुलम का जो वजूद है क्या है कि भाई टाइम पीरियड 2 सेकंड होना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। समझे आप? तो आप बिंदास लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2, T1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेट मार दो, 2 पाई अंडर रूट L1 बाई G1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 बाई G2। 2 पाई ने 2 पाई को मार डाला, बोथ साइड स्क्वायरिंग मारो, L1 बाई G1 इज इक्वल टू L2 बाई G2। L1 बाई L2 कितना मिल रहा है, G1 बाई G2, G1 बाई G2। फिर तुम क्या करो, फिर तुम करो, तुम जानते हो, तुम अच्छे से जानते हो कि जब G रहता है साधारण वाला G जो हम जानते हैं 9.1, उस समय तुम जानते हो, यहां लिख देता हूं मैं, मला माहिती आहे, when G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड, I know that length is approximately 0. exactly equal to 0.995 मीटर। ये तुम जानते हो, मैंने पढ़ा है तुमको कि जब G 9.8 रहता है तब L कितना रहता है, 0.995। यानी तुमको मालूम है कि L2 कितना है, 0.995 और G1 यानी 9.75। सर आपको कैसे मालूम चला कि आमतौर पर जो लेंथ होता है सेकंड पेंडुलम का वो L2 ही है, L1 कैसे नहीं है? ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझे? तो याद रखिएगा, तो देखो यहां 1 मतलब पहले वाला कंडीशन, 2 मतलब बाद वाला कंडीशन। इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8, तो 9.8 कौन होगा, G2 होगा ना, G2। तो इसका मतलब लेंथ जो होता है ओरिजिनल 0.995 वो कौन होगा, L2 बाद वाला, समझा? तो इससे सॉल्व करके तुम L1 पता करो, इससे सॉल्व करके तुम L1 पता करो। और फिर क्या करना, उसने क्या पूछा है, फाइंड द चेंज इन लेंथ। तो बेटा चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा, L1 माइनस L2, L1 तुम यहां से कैलकुलेट करोगे, और L2 यही है, समझा? इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, इतना आसान नहीं है ये, समझा? याद रखना एक चीज, वो बहुत शातिर दिमाग से पूछा है कि फाइंड द चेंज इन लेंथ of a second pendulum when acceleration due to gravity changes from 9.75 to 9.8। बात को समझो। अब तुम सोचो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट L बाई G, है ना? तो इसका मतलब तुम G चेंज करेगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तुम अगर G चेंज करेगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा कि हम टाइम पीरियड चेंज नहीं होने देंगे, क्योंकि वो पहले भी सेकंड पेंडुलम था और बाद में भी सेकंड पेंडुलम है, और सेकंड पेंडुलम का मतलब है 2 सेकंड टाइम पीरियड। आई बात समझ में? तो अगर वो G चेंज कर रहा है, G1 से G2 चला गया, लेकिन वो चाहता है कि T1 इक्वल टू T2 रहे, तो क्या करेगा, लेंथ के साथ छेड़छाड़ कर देगा ताकि टाइम पीरियड मेंटेन रहे। आई बात समझ में? हाँ, बाकी तो मैथ्स है, ठीक है। अब 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्वेश्चन भी धांसू है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन मतलब x पूछ रहा है, इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, आप वो पोजीशन बताओ, आप वो पोजीशन बताओ जिस समय काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना होगा। तो वो लिखो, गिवन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। फिर करना क्या है भाई, फॉर्मूला लिखो ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह 3 यहां उतार दो
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, हाफ के कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। फिर क्या करना है, एक्स को उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट मार दो, तो a इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस, तो x हो जाएगा a/2, x हो जाएगा a/2 और a दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8/2 4 सेंटीमीटर आंसर। प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब एक बार उधर भी होगा एक बार इधर भी होगा, क्या होगा ना भाई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना होगा। ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि आप 2 बार देखो, 2 बार 3 बार देखो ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 17 पूरा दिख रहा है क्या आपको? 17 पूरा नहीं, हाँ 17 पूरा दिख रहा है, ओके। A particle performing linear SHM of time period 2 सेकेंड, लिखो टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड, अरे 2 सेकेंड नहीं है 2 पाई सेकेंड है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 पाई सेकेंड, और क्वेश्चन बड़ा धांसू क्वेश्चन है ये। अबाउट द मीन पोजीशन O, चलो एक मीन पोजीशन बनाते हैं, मान लो ये है O, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन और ये है मीन पोजीशन। तो क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल जो कि मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट मार रहा था, उसका टाइम पीरियड है 2 पाई सेकेंड। फाइन, यहां तक अपने को समझ गया, यहां तक। फिर क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड टू हैव स्पीड ऑफ b√3 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ b मीटर फ्रॉम O। यानी O से जब वो b मीटर के डिस्टेंस पर था, O से जब वो b मीटर के डिस्टेंस पर था, उस समय उसका स्पीड था b√3, उधर जा रहा था। सर आपको कौन बोला उधर जा रहा था? अबे क्वेश्चन तो आगे पढ़ो। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O, देखा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O एट दैट इंस्टेंट, यानी उस समय पार्टिकल इधर जा रहा था, उस साइड जा रहा था, ऐसे, ठीक है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ b मीटर। तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये कि जब वो O से b मीटर की दूरी पर था, उस समय उसका वेलोसिटी था b√3 और वो उस समय O से दूर जा रहा था। तो बताइए जब वो, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा और उतना ही डिस्टेंस चलने को, यानी ये बी चलने को जितना समय लगा और बी चलने को कितना समय लगेगा, ये बी को चलने में जो भी समय लगा होगा वो बात की बात है, बट और बी चलने को कितना समय लगा होगा। तो क्या पूछ रहा है, टू फाइंड टाइम टू रीच फ्रॉम सी टू डी। कहां है सर सी? मेरे को नहीं दिख रहा। अब मान लो ये C है ना और मान लो ये D है, समझो बात को। तो C से लेकर D तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है। अब सुनो ध्यान से मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन जो गिवन डेटा है उससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन पहले एक बात समझो, सुनो ध्यान से। हम कभी भी बीच में से कहीं तक का टाइम नहीं निकाल सकते, ये SHM है। यहां पर एक्सेलरेशन भी ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल होता है, समझे आप? तो सुनिए ध्यान से, हम कभी भी कहीं से भी कहीं तक टाइम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, सुनो ध्यान से। हम मीन पोजीशन से यहां तक टाइम निकाल लेंगे, मीन पोजीशन से यहां तक टाइम निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन से यहां तक टाइम निकाल लेंगे। यानी पहले हम यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लेंगे O2D, और फिर हम यहां तक टाइम पहुंचने का टाइम निकाल लेंगे O2C, और फिर माइनस कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा टू रीच फ्रॉम C टू D। समझा? हम कहीं से भी कहीं तक टाइम नहीं निकाल सकते। अब चलो देखते हैं गिवन डेटा से क्या क्या निकलता है, ठीक है। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, जगह कम है, आप इसको जरूर बनाना, जो तुमको घिच पिच दिख रहा बनाना। देखा, डस्टर भी चिल्ला रहा, मत मिटाओ। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या गिवन है बेटा? गिवन है कि b मीटर पर वेलोसिटी है b√3। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो,
वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो क्या बोल रहा है, बी मीटर पर फ्रॉम ओ मतलब फ्रॉम मीन पोजीशन, और हम उसी को एक्स बोलते हैं। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एक्स बोलते हैं। तो एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं बी, और उस समय उसका स्पीड कितना था, b√3, तो मैं v की जगह लिख सकता हूं b√3। तो b√3 इज इक्वल टू ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई बाई टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह बी स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, टाइम पीरियड दिया है 2 पाई, तो मैं ये मिटा के लिख दूंगा 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल हो गया यार, बहुत मजा आ गया, ये तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग मार दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3b स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस a बाई 2। b कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a बाई 2 मीटर। ये आंसर नहीं है, ये तुमको b मिल गया। अब सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। यानी b कितना है, a बाई 2, यानी आधा एम्पलीट्यूड। b कितना है, आधा एम्पलीट्यूड। समझ में आया? ठीक है, तो तुमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस b, यानी बाकी आधा एम्पलीट्यूड का टाइम निकालो। और मैंने पहले ही बोला है वो नहीं निकलेगा, इसलिए क्या करने का, पहले तुम पूरा एम्पलीट्यूड का टाइम निकाल लो, फिर लेफ्ट साइड का जो आधा एम्पलीट्यूड है वहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लो, माइनस कर दो तो राइट साइड का जो आधा एम्पलीट्यूड है उसका टाइम निकल जाएगा। समझे? देखो बता रहा हूं, ये मैं मिटाऊंगा। देखो ये मान लो O है, अब B कितना आया, a बाई 2, तो ये होगा a बाई 2। अगर ये A है तो ये है a बाई 2। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ b मीटर, यानी यहां से यहां तक b है, ये हमने कैलकुलेट किया। तो बोलता है कि और b ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ इतना का टाइम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लेंगे, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लेंगे। और वो निकालने की जरूरत नहीं, पता है हमको कि एक एम्पलीट्यूड इज कवर्ड इन t/4 सेकेंड, एक एम्पलीट्यूड इज कवर्ड इन t/4 सेकेंड। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t/4 सेकेंड। हम बस कैलकुलेट कर लेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और फिर हम उसको t/4 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं साइड से कि भाई फ्रॉम O टू एक्सट्रीम पोजिशन टाइम इज t/4, और t कितना है 2 पाई बाई 4, यानी π/2 सेकेंड। पूरा एम्पलीट्यूड कवर करने में कितना टाइम लगेगा, π/2 सेकेंड। अब पता करेंगे हम फ्रॉम O टू x इज इक्वल टू कितना, a/2, यानी b। समझे? अब ये टाइम को हम मान लेंगे t1, और t1 कैसे पता करेंगे, देखो हम जानते हैं कि मीन पोजीशन से अगर SHM शुरू होता है तो x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी। तो x के जगह लिखेंगे a/2, a साइन ओमेगा के जगह लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल T जो कि है 2 पाई इंटू छोटा t की जगह t1। समझे? ये a और a कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1/t, 1/2। यहां देखो, साइन ऑफ समथिंग 2 पाई कट गया, साइन ऑफ t1 इज इक्वल टू 1/2। तो t1 कितना होगा, t1 30 डिग्री होगा ना बे, जिसको हम π/6 बोलते हैं। हो गया। अब बात को समझो, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में समय लग रहा है t/4, जो कितना निकाला हमने π/2, और मीन पोजीशन से आधा एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में समय लग रहा है π/6, आधा एम्पलीट्यूड। अब x की जगह क्या लिखा, a/2, मतलब आधा एम्पलीट्यूड। तो जो t1 निकलेगा वो कौन सा टाइम होगा, आधे एम्पलीट्यूड तक पहुंचने का टाइम होगा। समझा? तो अभी अपन क्या करेंगे, जो बाकी एम्पलीट्यूड है C2D, जो बाकी एम्पलीट्यूड है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6।
इसको सॉल्व करोगे तो आएगा π/3। ये आपका आंसर है। इसको भी 2 बार देखना, एक बार में समझने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड टू अ लाइट स्प्रिंग इज t। यानी एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास है m1 और उस समय टाइम पीरियड है t, ऐसा बोल रहा वो। फिर क्या बोल रहा, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, ये है फर्स्ट बॉडी, यानी इसके साथ जब एक और मास लटका दिया गया, m1 तो है ही, साथ में अब m2 भी लटका दिया गया, देन दैट पीरियड इज 2t। यानी t1 कितना है t और t2 कितना है 2t। पहले मास कितना था m1, अब मास कितना है, अब मास कितना है, बांध दिया तो m1 प्लस m2, अब मास है m1 प्लस m2। तो क्या बोल रहा, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2। कंपेयर मतलब रेशियो निकालो, m1 बाई m2 निकालो। तो समझ गया, डायग्राम समझ गया होगा। अब तुम क्या करो, स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो। स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। अभी तुमने स्प्रिंग चेंज किया क्या, नहीं, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट वही रहेगा। तुमने क्या चेंज किया, तुमने मास चेंज किया और उसकी वजह से क्या चेंज हो गया, टाइम पीरियड चेंज हो गया, उसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो गया। तो लिखो भाई t1 m1, फिर एक और फॉर्मूला लिखो t2 इज इक्वल टू 2π√m2/k। एक मिनट, पहले मास m1 था और अभी मास कितना है, दोनों साथ में बंधा हुआ है, m1 प्लस m2/k। पहले मास अकेला m1 था, अब मास कितना है, m1 प्लस m2 है। फिर क्या यार, डिवाइड कर दो आंसर, t2/t1 डिवाइड मार दो, 2π 2π कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, m1/m2/m1, समझे। और t2 की जगह लिखो 2t और t1 की जगह लिखो t, और इसको कर दो बाइफरकेट कर दो, m1/m1 कितना होगा 1 और यहां कितना होगा m2/m1। अबे रूट भूल गया मैं, हाँ। फिर टी कैंसिल, फिर क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग मार दो, ये 2 का स्क्वायर 4 और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस m2/m1। तो m2/m1 कितना हो जाएगा 4 - 1 3। तो m1/m2 कितना होगा, तुमको क्या पूछा है, m1 एंड m2, मतलब m1/m2 कितना होगा, फिर m1/m2 होगा 1/3। ये आपका आंसर है। समझ में आया। और बेटा आखिरी क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर है, फिर भी मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूं, आप खुद ही कर लेना। क्वेश्चन को बस हम समझो अच्छे से, बस क्वेश्चन को आप समझो अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द नंबर ऑफ, आपको नहीं दिख रहा होगा ढंग से इसलिए मैं पढ़ रहा हूं और मैं जो पढ़ रहा हूं उससे अंदाजा लगाओ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट। कैसे करेंगे, अबे अपन पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, वो होता है पर सेकेंड, इंटू 60 कर देंगे तो क्या मिलेगा, पर मिनट। बाय अ मैग्नेट, अब आपका सिलेबस में मैग्नेट हुआ ही नहीं है। बाय अ मैग्नेट which is vibrating in the plane of a uniform magnetic field इतना, the magnet has a magnetic moment of inertia इतना and magnetic moment इतना। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला है T is equal to 2π√I/mb। पढ़ाते वक्त भी मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं बताया था क्योंकि बेटा मैग्नेटिज्म अभी होने का है आपका, समझे। बस सिंस ये न्यूमेरिकल में है तो मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूं ताकि आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। सब दिया है भाई, आई दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6, m छोटा m यानी मैग्नेटिक मूवमेंट वो दिया हुआ है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1.6 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहां पर पुट करो, टाइम पीरियड आ जाएगा। एक काम करना, फ्रीक्वेंसी निकाल लो,
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल। हो गया, सारे वैल्यूज पुट कर लो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा फ्रीक्वेंसी जो आएगा इंटू 60, क्योंकि ऑसिलेशंस पर मिनट पूछ रहा है। समझ में आया? तो आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आपको सब समझ में आया हो। क्वेश्चन किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा तो वो लोग ध्यान से देख लो, एक बार देख लो, मैं तुमको दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन। हाँ, पगला समझे हो क्या? तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, बुक पलट के देखो। बुक पलट के देखते नहीं, सब बार नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। चलो